वेलकम बैक टू आवर 24/7 स्कूल। मैं हूं शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, वो आपको बताती हूँ। सो आज की कहानी जो है मुझे सुनानी, आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। टर्म 2 की प्रिपरेशन में और आग लगाने के लिए, बिल्कुल उसे धुएं से उड़ाने के लिए मैम अब लेके आई हैं आपके लिए माइंड मैप। माइंड मैप हम कोशिश करेंगे 30 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज करें या उससे कम समय में। और इसी के साथ बिना किसी देरी के माइंड मैप शुरू करती हूँ। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन मैंने लिया है और चैप्टर को माइंड मैप के फॉर्म में ही हम रिवाइज करेंगे। आप कॉपी में बना लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा जैसे मैं बता रही हूँ आपको। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में आपको 2 चीज़ें सीखनी है। पहली, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और बायोडाइवर्सिटी लॉस। इवन आपको ये भी सीखना है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होता है। और तीसरा आप सीखेंगे कंजर्वेशन कैसे होता है। क्लियर? फिर उसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी। अब 3 चीज़ें सीखनी है आपको, याद है? बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, लॉस क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है। चलिए, ओहो ठीक है। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में पहले आप सीखेंगे बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। यही था ना, इधर साइड कंजर्वेशन, इधर साइड बायोडाइवर्सिटी। तो इसमें आपको सबसे पहले डील करना है डेफिनेशंस के बारे में। फिर आप बायोडाइवर्सिटी में कितने लेवल की बायोडाइवर्सिटी है, जिसमें क्या क्या होती है भैया, याद है आप लोगों को? स्पीशीज और जेनेटिक और जीनस और इकोलॉजिकल। क्लियर है? फिर पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, क्या कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के, और ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है। क्लियर है? आइए अब एक एक करके डेफिनेशन डील करते हैं। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, मैं पढ़ के सुना रही हूँ। सपोज दैट कि अगर आपको कोई फॉन्ट विजिबल नहीं है, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप आराम से पढ़ते रहना। मैं पढ़ के सुना रही हूँ। द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल, इवन आई एम गोइंग टू हाईलाइट दिस सो दैट आपको चीजें और अच्छी समझ में आएंगी। देखो, द डाइवर्सिटी ऑफ बायो, इसमें हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम सेलुलर मैक्रोमोलिक्यूल टू बायोम। क्या होती है बायोडाइवर्सिटी? इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द मॉलिक्यूल टू द बायोम्स। क्लियर है? उसके बाद हम बात करते हैं लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब हम पहुंचते हैं तो जेनेटिक लेवल पे बात करते हैं। मतलब एक ही स्पीशीज के जीन्स में जब बदलाव होता है तो एक ही स्पीशीज की कितने प्रकार के हो सकती है, जैसे कि कुत्ते के कितने प्रकार हो सकते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी की एक ही जगह पर कितनी सारी स्पीशीज रहती हैं। क्लियर? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब इस अर्थ में कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं यार, कितने सारे आपके पास बायोम्स हैं। तो दिस इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्लियर है? डन है। उसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी में। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है? इट इज शोन बाय द सिंगल स्पीशीज एट जेनेटिक लेवल। यही होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। क्या होती है? एक सिंगल स्पीशीज के द्वारा कितनी डाइवर्सिटी है, एक कुत्ते की कितनी स्पीशीज है, दिस इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि कॉर्न के पास, जैसे कि मक्का, ये कॉर्न लिखा हुआ है, ये कॉर्न लिखा हुआ है। कॉर्न की कितनी सारी वेराइटीज होती हैं, सब कॉर्न पर, एक लाल कॉर्न, सफेद कॉर्न, स्वीट कॉर्न, हार्ड कॉर्न, ये कॉर्न, वो कॉर्न। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। अगर जो है अगर एक ही स्पीशीज में है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज लेवल पे है तो इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। जैसे कि आप बात करते हैं कि एम्फीबियंस की स्पीशीज, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपकी जो वेस्टर्न घाट होते हैं वहां पर बहुत सारे एम्फीबियंस, अगर ये विजिबल नहीं तो लिख देती हूं मैं। जो आपका वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में मोर एम्फीबियंस है बेटा, वेस्टर्न घाट में मोर एम्फीबियंस है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब आते हैं इकोलॉजिकल। जैसे कि हम बात करते हैं, आपके पास कितने सारी इकोलॉजी हैं, आपके मैंग्रोव्स हैं, डेजर्ट है, वेटलैंड्स है, फॉरेस्ट है, सब क्या है? कोस्टल है, लेक है, माउंटेन है, ये इकोलॉजी में है। अब आते हैं भैया इधर लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट। थर्ड आते हैं पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जब हम पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं कि जब आप इक्वेटर से ऊपर की ओर जाते जाएंगे, जितना ठंडी बढ़ती जाएगी उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यही आपने पढ़ा, जितना ज्यादा आप इक्वेटर के पास आते जाएंगे उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी। कारण क्या है ये आपको भी मैंने बता दिया था कि भैया रेन अच्छा मिलता है, ग्लेशिएशन नहीं होता, वहां गर्मी नहीं लगती बहुत ज्यादा, इसकी वजह से। जैसे कि जब आप पोल्स में जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है, और वहां पे जैसे नॉर्वे हो गया, जैसे कि 3 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल है कोलंबिया। कोलंबिया में बढ़िया स्पीशीज मिलती हैं, बढ़िया जो है
बर्ड स्पीशीज़ मिलती 1400 के अराउंड। जब आप ठंडी में जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप न्यूजीलैंड एरिया में जाते हैं तो वहाँ ठंडी रहती है तो वहाँ कम मिलती है। फिर आप चले जाते हैं ग्रीनलैंड में तो वहाँ और कम होती है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे ठंडी बढ़ती जाएगी, स्पीशीज़ जो है वो कम होती जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो आपके ट्रॉपिकल में फॉरेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है, अमेजॉन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। क्लियर है, समझ। जैसे इक्वाडोर, आपके इक्वेटर के पास जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत होते हैं। इंडिया जो है वो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के पास आता है, जो ट्रॉपिक जोन के पास आता है, तो वहाँ पर भी अच्छी डाइवर्सिटी है। तो जो ट्रॉपिक्स के पास रहेगा, इक्वेटर के पास रहेगा, वहाँ ज़्यादा अच्छी बारिश होगी, कंडीशन प्रॉपर रहेंगी। जितना ठंडा बढ़ता जाएगा स्पीशीएशन उतना कम होता जाएगा। ठीक है ना। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में आपको मैंने बताया था, स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप में आपको दो प्रकार के ग्राफ मिलेंगे। वॉन हम्बोल्ट का ग्राफ है ये। वॉन हम्बोल्ट हमको ये बताते हैं कि जितना ज़्यादा एरिया आप एक्सप्लोर करेंगे बायोडाइवर्सिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका ग्राफ जो होता है ये हमको मिलता है हाइपरबोला, ठीक है, क्वाड्रेटिक हाइपरबोला इस प्रकार का। ये जो स्पीशीज़ एरिया ग्राफ है हमको ये बताता है कि जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाते जाएंगे, एस मतलब स्पीशीज़, ए मतलब एरिया, पावर मतलब जेड। ठीक है, समझ में आई बात। तो जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी। हर आदमी जेड बढ़ाने में लगा हुआ है। नॉर्मली जेड 0.1 से 0.2 होता है, पर जितना ज़्यादा आप एरिया बढ़ाते जाएंगे डाइवर्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी, जेड का नंबर उतना ज़्यादा होगा। पर अगर आप इसी इक्वेशन में एस इक्वल टू जेड सी, एस इक्वल टू सी ए की पावर जेड लोगे और अगर इसको लॉग कन्वर्ट करोगे तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। क्लियर है। नाउ कॉजेज ऑफ लॉस डाइवर्सिटी, क्या कॉज हो सकते हैं, क्या कॉज है बताइए। ये वाला वॉन हेम्बोल्ट का जो है ग्राफ है ये आपको पता होना चाहिए, हाइपरबोला होता है। क्लियर है, ये हम लोगों ने एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से आई होप कि पढ़ रखा है। और ये देखिए एनसीईआरटी में मैं आपको ये ग्राफ दिखा भी देती हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो ये एनसीईआरटी में ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्राफ जो है हमको ये बताता है, ध्यान से दोनों सुनो, ये वाला ग्राफ हमको दिया है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है। अगर आप एरिया एक्सप्लोर करते जाएंगे तो स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती जाएगी, जिसमें एस का मतलब क्या होता है, ये पेज नंबर 262 में दिया हुआ है, जिसमें एस का मतलब क्या होता है स्पीशीज, ए स्पीशीज रिचनेस, ए का मतलब होता है एरिया, और इसमें जेड का मतलब होता है आपका लाइन ऑफ कोएफिशिएंट, लाइन ऑफ रिग्रेशन। हमेशा ये याद रखिए कि जितनी ज़्यादा स्पीशीज बढ़ती जाएगी, जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी, जो रेक्टेंगुलर जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी उतना जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ बढ़ती जाएगी उतना ये ग्राफ आपका ऊपर चढ़ता जाएगा। हर आदमी जेड को ही बढ़ाने में लगा हुआ है। नॉर्मली ये ग्राफ ऐसा मिलता है, पर लॉग लगा दोगे तो स्ट्रेट लाइन मिलना शुरू हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज पैटर्न ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इट इज गिवन बाय द वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। ठीक, डन 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 डन, इतनी बात है। पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, ये दिया गया है पेज नंबर, स्पीशीज कहाँ गया, पेज नंबर 262 में। ठीक है, पेज नंबर 62 में। ठीक है, 262 में। आइए, तो जितना आप बढ़ाते जाएंगे 0.6 से 1.2 भी पढ़ सकते, हो सकता है 1.2 से कॉन्टिनेंट ले लिया तो बढ़ गया, 0.6 से 1.2 हो गया जेड। ठीक, अब आइए बात करते हैं लॉस। क्यों होता है लॉस? लॉस के अलग अलग कारण हैं। आपने किसी का बसेरा छीन लिया, ठीक है, हैबिटेट लॉस, फ्रैगमेंटेशन, किसी का बसेरा छीन लिया, वहाँ पे रोडें बना दी तो बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। ओवर एक्सप्लॉइट करने लगे, आपने इतना ज़्यादा उसको यूज़ कर लिया कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। आपने कोई एक ऐसी स्पीशीज़ ले आए जिसकी वजह से उसका कोई नेचुरल प्रीडेटर ही नहीं है, तो क्या होगा, वो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने लगेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े थे। ठीक है, जैसे कि अफ्रीकन कैटफिश आ गई तो भैया इंडिया वाली मर गई। हम लोगों ने पार्थेनियम ग्रास पढ़ा, हम लोगों ने जो है बहुत सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, उसमें आप जाके चेक करो, उसमें दिया है। तो कोई भी जब फॉरेन स्पीशीज़ आ जाती है, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, जब भी कोई फॉरेन स्पीशीज़ आ जाती है, जैसे कि अफ्रीकन नाइल पर्च, ये आपके विक्टोरिया लेक पे आ गई तो इन्होंने आपकी किकलिड की कितनी सारी मछलियाँ पूरी खा के उनको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, जैसे लेंटाना हो गया, जैसे पार्थेनियम ग्रास हो गया, ठीक है, बंगाल टेरर हो गया, ये सब ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनके आने से इंडिजिनस स्पीशीज़ एक्सटेंट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, को एक्सटेंशन, जैसे युक्का एंड मॉथ, वैस्प एंड फिग, ये लोग जो होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इतने ऑब्लिगेट होते हैं कि अगर एक भी एक्सटेंट हो गया तो दूसरा अपने आप एक्सटेंट हो जाता है। तो भैया किसी का बसेरा छीन लो,
तो एक्सटिंक्शन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकती है। ओवर एक्सप्लॉइट कर लो, यूज़ कर लो, सारी मछलियाँ खा लो, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एलियन स्पीशीज़ आ गई तो दूसरी का एक्सटिंक्शन हो गया, और एक एक्सटिंक्ट हुई तो दूसरी एक्सटिंक्ट हो गई तो भी एक्सटिंक्शन। तो ये इस तरीके से आपकी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो सकती है। ठीक है, ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी के इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे जैसे आप कम्युनिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, जितने ज़्यादा स्पीशीज़ होंगे, उतनी स्टेबल पॉपुलेशन होगी, क्योंकि सबको खाना पीना मिलता जाएगा। आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा, प्लॉक का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो जितना ज़्यादा टिलमैन का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा कि उन्होंने 2 खेत लगाए, एक खेत में बहुत सारी स्पीशीज़, बहुत सारे पौधे लगाए, तो जिसमें ज़्यादा लगे उसमें वेरिएशन उनको कम देखने के लिए मिला। तो जितने ज़्यादा स्पीशीज़ रहते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबल पॉपुलेशन होती है। टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है ये। स्टेबल कम्युनिटी डज नॉट शो मच वेरिएशन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। रिच बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये बहुत एसेंशियल होती है। जितना ज़्यादा एरिया उतनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी उतनी स्टेबल कम्युनिटी। क्लियर है? टिलमैन का एक्सपेरिमेंट है। इंक्रीज डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूटेड हायर प्रोडक्टिविटी। जितनी ज़्यादा आपके में स्पीशीज़ रहेंगे उतना अच्छी प्रोडक्टिविटी रहेगी। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं। तो भाई सीधी बात है ना, जितना ज़्यादा आप खेत में अपना खेती करोगे उतनी ज़्यादा फसल उगेगी ना। आप उसी खेत में सारे जानवर भी हैं जो उस पर डिपेंडेंट है। तो जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ रहेंगी कि अगर एक ख़त्म भी हो जाए तो दूसरा ख़त्म नहीं हो, पता चला एक ख़त्म हो गई तो पूरी बाकी सारी ख़त्म हो गई। तो बहुत सारी स्पीशीज़ से एक इको वेब बनता है। वेब की वजह से स्टेबल होती है पॉपुलेशन। ठीक, तो ये वाला पूरा पार्ट कंप्लीट, डेफिनेशन कंप्लीट, लेवल कंप्लीट, पैटर्न कंप्लीट, कॉज कंप्लीट, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कंप्लीट, इंपॉर्टेंस कंप्लीट। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि हम जो है कंजर्व कैसे करें बायोडाइवर्सिटी को। चलिए, बायोडाइवर्सिटी उधर वाला पार्ट कंप्लीट। कंजर्वेशन कैसे होगा, मेथड और क्या रिसोर्स चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहले कंजर्वेशन के 2 मेथड हैं। एक है इन सीटू कंजर्वेशन बेटा, और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि जिस जगह पर आप हैं, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, जिस जगह पर आप हो ना उसी जगह पर आपको रोक दिया जाए। समझ रहे हो? जिस जगह पर आप हो उसी जगह पर आपको रोक दिया जाए। आपके चारों तरफ जो है हम लोग बाड़ा बना दे, दीवारें बना दे, और आपको हम कहीं जाने ही ना दे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे कि नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, स्कैड फॉरेस्ट, ठीक है, ओके, स्कैड फॉरेस्ट, ठीक है। हॉटस्पॉट्स तो बहुत ज़रूरी हैं। आपकी जितनी भी की स्टोन स्पीशीज़ होती हैं, जैसे कि स्टारफिश हो गया, जैसे कि एलिफेंट हो गए, ये ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो इधर उधर नहीं जा सकती, तो उनको वहीं कंजर्व करना ज़रूरी है। तो इट इज़ कॉल्ड एज हॉटस्पॉट। ठीक है, स्कैड फॉरेस्ट लोग मतलब अपने मोरल वैल्यूज़ इनके उतने अच्छे होते हैं कि वो लोग प्रिजर्व करके रखते हैं जो है प्लांट्स को। ठीक है, खेजड़ी प्लांट हो गए, रेफ्यूजीज़ ने बहुत सारे, अलवर में बहुत सारे प्लांट्स को कंजर्व किया गया। तो स्कैड फॉरेस्ट जो है ये रेफ्यूजीज़ के थ्रू कंजर्व किए गए ये वाले फॉरेस्ट। तो अगर एथिकल इश्यूज़, मतलब उनको पेड़ों से बहुत प्यार है, चिपको आंदोलन पर सुना ना आप लोगों ने, तो उन्होंने इस तरीके से प्लांट का बायोडाइवर्सिटी कंजर्व किया। बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, हॉटस्पॉट, इनमें क्या होता है, कोर होता है। 3 चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बाहर वाले में सारी चीजें अवेलेबल है, वहां पर आप अपनी मैनमेड एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट में जब आते हैं वहां गांव बसे होते हैं। बायो जो भी आपके इन सीटू कंजर्वेशन में बाहर वाला जो एरिया होता है वहां गांव होते हैं, लोग होते हैं, गाय, सब कुछ होता है। नेक्स्ट में जब आते हैं तो वहां थोड़े बहुत जानवर हो सकते हैं, पर जब आप कोर में आते हैं तो वहां पर मैन मेड इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता, और वहां पर सिर्फ ये जानवर आराम से रहते हैं, सिर्फ रिसर्च हो सकती, कोर कहते हैं इसको। तो इस तरीके से इनकी डिजाइनिंग होती है। बाहर सब लोग रहेंगे, फिर सेंटर पर कुछ लोग जानवर रहेंगे, लोग तो सिर्फ बाहर रहते हैं, और बीच में कोई इंसानों का इंटरफेरेंस नहीं होगा। नेक्स्ट एक्स-सीटू कंजर्वेशन की, अगर मान लीजिए किन्हीं कारणोंवश यहाँ पर परफेक्ट एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तो इनको ले जाकर हम किसी अच्छी जगह जू में रख लेते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स में प्लांट्स को रख लेते हैं, जीन बैंक, जेनेरिक रिसोर्स सेंटर, इनमें रख लिया जाता है, इनको खाना पीना दिया जाता है। आई नो दिस इज नॉट द बेटर वे टू कंजर्वेशन, पर अगर आपका जंगल ही खत्म हो गया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए जूलॉजिकल पार्क में उन्हें रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिसोर्सेज की बात करें, हम लोग रिसोर्सेज की बात करें कि हम कंजर्वेशन कर कैसे सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो हमारा ये है ना कि हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले होता है नैरो यूटिलेरियन। ठीक है, नैरो यूटिलेरियन, चलो आ जाओ। नैरो यूटिलेरियन देखो, अरे यार नैरो यूटिलेरियन कौन सा कलर लूँ बताओ जल्दी से, रेड ले लेती हूँ। नैरो यूटिलेरियन का मतलब ये होता है कि कैसे रिसोर्स, किस तरीके से आपको बताएं कि बायोडाइवर्सिटी बचाना है, लॉस कैसे होती है, कैसे कंजर्व करते हैं, पर लोगों रिसोर्स क्या क्या है। सबसे पहले ब्रॉड यूटिलेरियन का मतलब ये होता है कि लोगों को बताओ
कि भैया जंगल की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि जंगल से रेजिन मिलता है, टेनिन मिलता है, खाना मिलता है, शेल्टर मिलता है, जंगल से लकड़ियाँ मिलती है, जंगल से शेड मिलता है, ठंडक मिलती है, नेचर मिलता है, एस्थेटिक मिलती है, सुंदरता मिलती है, सब कुछ तो मिलता है। तो ब्रॉड यूटिलिरियन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन बताओ सब। नैरो यूटिलिरियन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन बताओ लोगों को कि क्या यूटिलाइजेशन, भैया मत काटो जंगल क्योंकि ये इसके फायदे हैं। ब्रॉड यूटिलिरियन का मतलब ये है कि आपको ये बताना है लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते। जैसे कि आप ऑक्सीजन पैसे से नहीं कर सकते, जैसे आप सुंदरता पैसे से नहीं खरीद सकते, जैसे आप जंगलों के द्वारा मिलने वाला सुकून, ठीक है, आप अपने अंदर का सुकून नहीं खरीद सकते। तो पैसे से नहीं खरीद पाने वाली जो चीज़ है वो है आपकी बायोडाइवर्सिटी में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल। आपको बताओ 33 ट्रिलियन इनका कॉस्ट होगा अगर आप पैसा देना शुरू कर दें। इकोसिस्टम में पढ़ाया जाता है ये। आपकी टोटल जीडीपी 18 ट्रिलियन है। समझ में आई बात? तो इतना पैसा लगेगा तो आप पैसे से नहीं खरीद सकते। नेक्स्ट इज एथिकल यूटिलिरियन। इसका मतलब ये होता है भाड़ में जाए, तुम्हें कैसा भी लगता है तुम इन चीज़ों को हाथ नहीं लगा सकते। एथिकली ये आपकी जागीर नहीं है, दिस इज नॉट योर पर्सनल प्रॉपर्टी। हम सब का इन तीनों में बहुत बड़ा रोल है। समझ में आ रही बात? हम सब का इन तीनों में बहुत 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 बड़ा रोल है बच्चों, और ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि रिसोर्सेज में नैरो यूटिलिरियन में क्या होता है, मोर देन 25% ऑफ द ड्रग्स, लोगों को बताओ कि मोर देन 25% ऑफ जो ड्रग मिलती हैं वो बेसिकली प्लांट्स में मिलती हैं, और अभी भी 25,000 प्लांट्स ऐसे हैं जो मेडिसिनल यूज़ में तड़प रहे हैं कि हमें खोज लो, हम हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बताओ कि मेडिसिन नहीं मिलेगी अगर इनको वो कर दोगे, ठीक है, मर जाओगे स्टेरॉइड खा खा के। ब्रॉडली यूटिलिरियन में आपको बताना है कि भैया पॉलिनेटर्स, पॉलिनेशन, ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर, आपको सुंदरता देख के अच्छा लगना, ऑक्सीजन, ये सब आपको जंगल ही देते हैं, आपको जो है आसपास की स्पीशीज ही देती हैं। एथिकल यूटिलिरियन, मोरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये आपकी मोरल ड्यूटी है। भाड़ में गई दुनियादारी, आपको बताना ही नहीं है, आपको कंजर्व कराना ही कराना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और इसलिए लोग इस पर समिट करते हैं, ठीक है, समिट करते हैं। पहला समिट हुआ रियो डी जेनेरो में, और ये पढ़ाया ना मैंने आपको समिट के बारे में। अब ये समिट कौन कौन से देख लीजिए, 2 समिट हुए। एक हुआ अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में 1992 में। लोगों ने बोला कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट करिए, सबका डेवलपमेंट हो, आपका विकास, जंगलों का विकास, कोई किसी को मारे नहीं, मरे नहीं। वर्ल्ड समिट 2010 में हुआ जिसमें 190 कंट्री ने प्लेज लिया कि हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी बचा सकते हैं, समिट ने प्लेज भी लिया है। और भैया कंजर्वेशन कर सकते हैं। कंजर्वेशन में इन सीटू कंजर्वेशन में स्केर्ड ग्रोव्स में मेघालय जो रेफ्यूजीज थे मेघालय के अंदर आके, उन्होंने अपने स्केर्ड ग्रोव फॉरेस्ट को बचाया, ठीक है। खासी जैंटिया हिमालयज़ में, वेस्टर्न घाट में कर्नाटका, वेस्टर्न घाट में जो प्लांट्स हैं वो वेस्टर्न घाट कहाँ पर, कौन कौन से एरिया आएंगे इसमें, कर्नाटका, महाराष्ट्र और सरगुजा, यहाँ पर लोगों ने जो है मतलब यहाँ पर भी इन सीटू कंजर्वेशन किया हमने। चंदा एंड बस्तर मध्य प्रदेश में भी हमने इन सीटू कंजर्वेशन किया। तो इस तरीके से आप कंजर्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये हुआ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का माइंड मैप। माइंड मैप छोटे ही होते हैं पर इस माइंड मैप में सब कुछ कंप्लीट है, ईच एंड एवरीथिंग। बस इसको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए रखना और अपना ध्यान रखना। अगले माइंड मैप में मिलूंगी मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।